नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मांड के साक्षात्कार में। मैं अरविंद सिंह एस्ट्रोगेजर की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, याद है पिछले वीडियो में हमने नॉर्थ स्टार के बारे में बताया था, ध्रुव तारा के बारे में, एस्ट्रोफोटोग्राफी के बारे में और एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो चलिए आज के इस ब्रह्मांड के राज को उजागर करते हैं। एस्ट्रोफोटोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी में सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंस क्या चीज़ है वो बताते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले हमें कुछ आंखों द्वारा एक विश्लेषण करना होगा। एक कहते हैं ना, मतलब ब्रह्मांड की जानकारी या फिर अपने आकाशगंगा की जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने ब्रह्मांड के, अपने आकाशगंगा, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफोटोग्राफी क्या है, या एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफोटोग्राफी के द्वारा खगोल शास्त्र जिसे कहते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले क्या करना और सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें दोनों चीज़ों में क्या है वो हमें जानना है। तो सबसे पहले कि हमें ये जानना है कि हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए और दिशा का भान भी होना चाहिए। जैसे सूर्योदय पूरब से निकलता है, पूरब से सूर्योदय होता है और पश्चिम में जाके अस्त होता है। तो सूर्यास्त और सूर्योदय जिस दिशा में होती है वो हमें पता करना होगा। तो ऐसा करिए कि शाम को करीब 6:30 बजे के करीब आप अपने छत पे चले जाइए, अपने टेरेस पे चले जाइए या फिर खुले ग्राउंड में चले जाइए और ध्यान दीजिए कि सूरज कहाँ डूब रहा है। आपको दिखाई देगा कि सूरज पश्चिम की ओर डूब रहा है। तो आप अपने चेहरे को ऐसे सीधे सूरज की तरफ करके ध्यान से खड़े हो जाइए। सूरज अपनी छटा बिखेरता हुआ, अपने रंगों को पसरता हुआ बिल्कुल मनमोहक दिखता है ना। तो अब पहले तो कुछ देर के लिए आप इस मन भावन दृश्य का आनंद लीजिए। इन रंग बिरंगे किरणों का, इन रंग बिरंगी छटाओं का आनंद लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अब पश्चिम की तरफ खड़े हैं। जैसे ही सूरज डूब जाता है, अपने आगे के सफर में विलीन हो जाता है अपने 7 घोड़ों के साथ, तब रात काली होती जाती है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपके दाहिने हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है और थोड़ा सा ऐसे ऊपर, ऐसे। ये हो गया आपका उत्तर दिशा। ठीक है, फिर अपने उत्तर दिशा की तरफ मुड़ जाइए। अब आपको ध्रुव तारा पहचानना है। ध्रुव तारा तो याद है ना आपको। ध्रुव तारा बहुत ही महत्वपूर्ण तारा है। ये ऐसा तारा है जिसके इर्द गिर्द हमारा पूरा आकाश गंगा परिक्रमा करता है। तो है ना ये महत्वपूर्ण तारा है। तो चलो पता करते हैं कि ध्रुव तारा को पहचाना कैसे जाए। सबसे बड़ी अवधारणा यह है कि लोग कहते हैं कि ध्रुव तारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रकाशमय है, बहुत ही ज़्यादा लाइट देता है। ऐसा नहीं है, वो चमकता हुआ तारा नहीं है। चमकते हुए तारे तो खैर कपेला है, सिरिस है, ये सारी चीज़ें जो आकाशगंगा में बहुत चमकते हैं, ये तारे हैं। हमारा जो ध्रुव तारा है मध्यम आकार का है, मध्यम सा दिखता है। बहुत बार तो इसे लोकेट करने में मशक्क़त हो जाती है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी के लिए और एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है और हमें आज उसे किस तरह लोकेट किया जाए ये सीखना है। तो जैसा मैंने कहा कि आपने उत्तर की तरफ मुंह किया हुआ और अपने हाथ से थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक तारा दिखेगा, ध्रुव तारा वही है। अब इसको पहचाना कैसे जाए कि यही तारा ध्रुव तारा है। तो कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा आज आपको, जिसके सहारे आप ये पता कर सकते हैं कि ये नॉर्थ स्टार जो है, ये जो पोल स्टार जिसे कहते हैं, जिससे पोलारिस नाम है, इसको पहचाना कैसे जाए। अब आपको क्या करना है कि आप
आपको मौसम के हिसाब से हाँ, यहाँ पर कैसोपिया एक तारागण है या तारामंडल है, और एक सप्तऋषि तारामंडल है। इन दोनों को हमको पहचानना है। तो सबसे पहले हमें कैसोपिया के बारे में जानना होगा। उसके पहले मैं कुछ रोचक जानकारी आपको ध्रुव तारा के बारे में बता दूं। ध्रुव तारा दरअसल भले ही मध्यम सा दिखता हो, लेकिन जैसे मैंने बताया वो अति महत्वपूर्ण है। और शायद मैं आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं आपको, ध्रुव तारा हमारे सूर्य से भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस तारे का व्यास 30 गुना ज़्यादा है, हमारे सूर्य से 30 गुना ज़्यादा है, और इसका भार जो है वो 7.5 गुना ज़्यादा है हमारे सूरज से। है ना आश्चर्य की बात। और इसकी चमक जो है ना, हमारे सूरज से 22,000 गुना ज़्यादा है। जस्ट इमेजिन, आप अंदाज़ा लगाइए, 22,000 गुना ज़्यादा इसकी चमक हमारे सूरज से है। फिर एक प्रश्न आता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये हमें सूरज से बड़ा क्यों नहीं दिखता, और फिर चमकता हुआ क्यों नहीं दिखता, क्यों हमें मशक्कत करनी पड़ती है इसे खोजने के लिए। तो दरअसल ऐसा है कि हमारा जो सूरज है हमारे धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है अंदाजा, लेकिन ध्रुव तारा 390 प्रकाश वर्ष दूर है। अब किलोमीटर और प्रकाश वर्ष में बहुत फर्क है। एक साल में, एक वर्ष की अवधि में लाइट की किरणें जितना ट्रैवल कर सकती हैं, जितना जा सकती हैं, उसको एक प्रकाश पर्व कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, 1 लाइट ईयर। ऐसे 390 साल तक प्रकाश की किरणें जहाँ तक जाएंगी, उतनी दूरी पर हमारा ये ध्रुव स्थित है। अब प्रकाश वर्ष या फिर लाइट की किरणें जो होती हैं वो कितनी दूर तक जाती हैं एक सेकंड में। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक सूरज की किरणें या प्रकाश की किरणें ट्रैवल करती हैं। है ना बहुत दूर। तो ये आश्चर्यजनक और रोचक बात है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ध्रुव तारा हमसे कितनी दूर है, 390 प्रकाश वर्ष दूर। खैर, अब ध्रुव तारा को कैसे खोजा जाए, कैसे पहचाना जाए कि यही ध्रुव तारा है। तो ध्रुव तारा को कैसे खोजा जाए, तो आइए चलते हैं, आज पता करते हैं कि ध्रुव तारा को कैसे खोजा जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको उत्तर की तरफ मुंह करके रखना है। चूंकि आपने उत्तर लोकेट कर लिया है, तो आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको एक तारा दिखाई देगा। देखा आपने। खैर, मैंने जैसे ध्रुव तारा के बारे में एक रोचक जानकारी दी, तो अब इसे पता कैसे किया जाए। ये जो तारा होता है, हम जहाँ रहते हैं वो लैटिट्यूड के हिसाब से एक डिफाइन होता है, लेकिन जैसे कि बॉम्बे में है तो बॉम्बे में ये 19 डिग्री के एंगल पर है, मतलब 19 डिग्री ऊपर है। तो ये जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो है ना, ये पोलारिस जिसे कहते हैं, ठीक नॉर्थ के थोड़े से बगल में है। अब हमें इसे खोजना कैसे है, तो इसे कैसे खोजा जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अंग्रेजी में एम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 5 तारे। देखिए, अगर आप एक काल्पनिक रेखा से इनको जोड़ेंगे तो ये एम बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अब हमको करना कैसे, हमको पोलैरिस को खोजना है, हमको ध्रुव तारा को खोजना है। तो हमको इस एम के सहारे या इस कैसोपिया के सहारे कैसे खोजा जाए। तो आपको करना ये है कि ये जो एम है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एंगल क्रिएट करना है आपको। ठीक है। तो इसमें एक जो बड़ा एंगल बनता हुआ जो दिखाई देता है, उस एंगल से लास्ट जो आखिरी तारा है उसको आपको पकड़ना है, और एक
ये आखिरी तारा, और आपको ये देखिए, ये थोड़ा दूर आगे एक काल्पनिक रेखा बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे तो आपको ये पोलैरिस पर ले आएगा। आप ऐसा करिए कि आप पांचों तारों को एक उसी एंगल से जोड़ते जाइए। जब आप जोड़ेंगे जब आप जोड़ेंगे तो देखिए ये आपका पोलैरिस हो गया। तो बड़ा आसान है पोलैरिस खोजना। कैसे खोजा जाए? आपको जाना है कैसोपिया पे, कैसोपिया के सहारे आपको पोलैरिस खोजना है, ठीक है ना। तो ये एक उपाय है कैसोपिया के द्वारा पोलैरिस को, ध्रुव तारा को खोजने का। अब हम दूसरा उपाय देखते हैं। एक अलग तरीका भी है। जैसा कि आप जानते हैं, चूँकि इस पोलैरिस के इर्द गिर्द हमारी पूरी आकाशगंगा एक परिक्रमा करती है, तो सीज़न के हिसाब से तारे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आएँ कभी दाएँ कभी बाएँ ऐसे होते हैं। तो जब कभी आपको ये कैसोपिया दिखे तो आप कैसोपिया के सहारे खोजिए। बहुत बार ऐसा होगा कि आप छत पर जाएंगे और आपको कैसोपिया नहीं दिखेगा, लेकिन उस वक्त आपको सप्तऋषि दिखेगा, ठीक है। तो सप्तऋषि की मदद से कैसे खोजा जाए ध्रुव को, हम जानते हैं। आइए इस स्क्रीन पर देखिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको उर्सा माइनर और उर्सा मेजर ऐसे दो चीज़ें देख रही है। तो ये उर्सा मेजर जो है ना, ये सप्तऋषि है। इसे अंग्रेजी में बिग डीपर भी कहते हैं। तो इस प्रश्न चिन्ह बनता हुआ एक 7 तारों को हमें खोजना है। ध्यान से देखिए, ये 7 तारे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप इन 7 तारों को ध्यान से देखिए, ये हमारे सप्तऋषि हैं। 7 मुनियों की कथा आपको तो जानते हैं। इनको आप एक काल्पनिक रेखा द्वारा अगर इनको जोड़ेंगे तो ये आपको एक प्रश्न चिन्ह बनता हुआ दिखाई देगा। बहुत आसान है इनको खोजना। अब इन तारों को ऐसे लाइन से जोड़ते हुए इन्हें बिग डीपर कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अंग्रेजी में। अच्छा, वैसे मैं इस सप्तऋषियों के बारे में बहुत ही रोचक कहानी बताने वाला हूँ आपको कुछ देर बाद। पहले हम ये खोज लें। ध्रुव तारा खोजने के बाद में हम सप्तऋषि की बात करेंगे। तो सप्तऋषि के प्रश्न चिन्ह को अगर आप प्रश्न चिन्ह की तरह बनाएंगे तो जो पहले 2 तारे हैं उनको एक काल्पनिक लाइन खींचिए। अब उस लाइन को सीधे आगे बढ़ाइए, इस रेखा को सीधे आगे बढ़ाइए तो आपको 5, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, इसके 5 गुना डिस्टेंस बाद आपको पोलैरिस मिल जाएगा, एक चमकता हुआ तारा। तो सप्तऋषि के पहले 2 तारों को अगर आप काल्पनिक लाइन बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ ध्रुव तारा को कैसे खोजा जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, अब भी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये सप्तऋषि के दूसरे तारे वशिष्ठ हैं। इनकी एक रोचक कहानी है। कहानी के पहले मैं एक बात बता दूं, तो हमारे भारत में ज़्यादातर ऐसा है कि नवविवाहित दंपति जब विवाह करके आते हैं तो उनको एक दोनों तारे दिखाए जाते हैं, वशिष्ठ और अरुंधति। आप ये जो तारा देख रहे हैं ये वशिष्ठ है, ये सप्तऋषि, और बगल में एक छोटा सा तारा है एल्कोर, जिसे अरुंधति कहते हैं। तो नवविवाहित दंपति को ये दिखाया जाता है कि वो इन्हें देखकर ये प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह युगों युगों तक वशिष्ठ और अरुंधति एक साथ रहें, वैसे ही हमारा दाम्पत्य एक साथ ऐसा ही चलता रहे। है ना रोचक? चलिए अब मैं आपको सप्तऋषि की कहानी सुनाता हूँ। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था सप्तऋषि और कृतिका के बारे में, आपने लोकगीतों में सुना होगा, ग्रंथों में पढ़ा होगा। तो आज मैं उनकी कहानी बताने वाला हूँ। लेकिन उनकी कहानी बताने के पहले एक रोचक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको मैं। इसे ध्यान से देखिएगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये प्रश्न चिन्ह, जैसे कि मैंने इसको आपको पहले बताया, तो ये
मौसम दर मौसम के हिसाब से बदल जाता है। देखिए हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से तारों की मदद से चीज़ें बनाई हैं। अब ये एक मौसम में सप्तऋषि ऐसे आया, फिर दूसरे मौसम में सप्तऋषि ऊपर की तरफ है, तीसरे मौसम में सप्तऋषि यहाँ पर है। तो ये चार जो मौसम हैं हमारे, चार जो ऋतु हैं, उस इस सप्तऋषि जो चूँकि ध्रुव तारा जो है उसकी परिक्रमा करता है, तो ऐसे हमें दिखाई देता है। अब इस चित्र को देखें, अगर हम चारों को जोड़ दें तो क्या बनता है? चार प्रश्न चिन्ह बनते हैं। अब हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह होते हैं, लेकिन इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक है। हमारे पूर्वजों को इसका पता था, हमारे पुरखों ने इसके बारे में समझा और इस तारामंडल के सहारे उन्होंने इसके उपाय की खोज की। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो चार प्रश्न चिन्ह आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, अगर मैं इन्हें एक काल्पनिक रेखा द्वारा जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? स्वास्तिक। है ना आश्चर्य की बात? स्वास्तिक। कभी आपने सोचा स्वास्तिक कैसे बना? हमारे हर पूजा में, हर ऑस्पिशियस चीज़ों में हम इन्हें बनाते हैं स्वास्तिक को। ध्यान में है ना आपके? तो देखिए हमारे पुरखों ने किस खूबी से तारों की मदद से स्वास्तिक को ढूंढ निकाला। चलिए अब मैं आपको सप्तऋषि की कहानी सुनाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सप्तऋषि की 7 पत्नियाँ थीं। कृतिका, प्लीड्स, 7 बहनों की कहानी मैंने आपको बताई थी पिछले इसमें। तो ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ना आप, ये कृतिका है, 7 बहनें। तो इनका संबंध सप्तऋषि से कैसे, ये बताता हूँ। दरअसल ऐसा हुआ कि पहले हमारे उत्तर ध्रुव पर सप्तऋषि अपनी 7 पत्नियों के साथ, कृतिका के साथ रहते थे। ये सप्तऋषि महान थे। ये ही सूरज का अस्त और उदय कराते थे, ऐसा कहा जाता। तो हंसी खुशी इनका जीवन बसर हो रहा था। सप्तऋषि और कृतिका, इनकी 7 पत्नियाँ। ऐसे ही एक दिन यज्ञ करते हुए 7 ऋषि बैठे थे, यज्ञ कर रहे थे, और प्रज्वलित आग में से इंद्र जी प्रकट हुए। इंद्र जी तो जानते हैं आप, वैसे इंद्र जी ने बहुत सारे कांड किए, यहाँ भी एक कांड किया है। चलिए देखते हैं क्या। तो इंद्र जी प्रकट हुए, तो सप्तऋषियों ने उनका स्वागत किया। कृतिका ने उन्हें अच्छा भोजन, अच्छी सेवा सत्कार किया। अब ये सारी चीज़ें करते करते हुआ ऐसा कि इंद्र इन 7 बहनों पर मोहित हो उठे। वो इनके प्रेम में पड़ गए। है ना दुविधा वाली बात? सप्तऋषि, उनकी 7 पत्नियां, और कहाँ से इंद्र आ गए, और इंद्र आने के बाद में इन पत्नियों के प्रेम में पड़ गए। पर अब होना तो कुछ था नहीं, तो इंद्र को पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप करने के लिए वो जंगल जंगल भटकने लगे। लेकिन भटकते भटकते भी मतलब उनके दिमाग में बस ये 7 खूबसूरत कृतिकाएँ थीं। तो ऐसे जब जंगल में भटक रहे थे तो उन्हें वहाँ पर एक युवती दिखी, स्वाहा नाम था जिसका। स्वाहा ने इंद्र जी को देखा तो स्वाहा इंद्र पर मोहित हो गई। अब स्वाहा ने देखा कि इंद्र कुछ उखड़े उखड़े से मतलब जंगलों में भटक रहे हैं, तो उसने उनकी मन की बात समझी, उसे पढ़ने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि ये माजरा है। अब स्वाहा चूँकि इंद्र पे मोहित हो चुकी थी और उसे उनको पाना ही था, तो उसने क्या किया, अपने आप को कृतिकाओं में बदलने की कोशिश की।
अब ध्यान दीजिए, उसने अपने आप को कृतिकाओं में जब बदलने की कोशिश की तो 6 बहनों का तो रूप मिल गया, उसने 6 बहनों का तो रूप धारण कर लिया, 7वीं बहन का रूप धारण नहीं कर पाई, 7वीं बहन अरुंधति। अब अरुंधति चूँकि वशिष्ठ के साथ में जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अरुंधति और वशिष्ठ कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, युगों युगों से साथ चलते आ रहे हैं। तो खैर ये 6 बहनों का रूप धारण करके वो इंद्र के पास गई और इंद्र ने देखा कि अरे ये 7 तो बहनें तो चलकर मेरे पास आई हैं। वो ये समझ नहीं पाए कि ये स्वाहा है और इसने रूप धारण किया हुआ है। खैर इंद्र जी खुश हो गए और उन 6 बहनों के साथ में रहने लग गए। 6 बहनें मतलब स्वाहा के 6 रूप, और उसने कृतिकाओं के रूप धारण किए थे, तो वो साथ रहने लगे जंगल में। अब कुछ वर्ष उपरांत उन्हें एक बालक पैदा हुआ, एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया स्कंद। अब ये बात तो आग की तरह फैल गई कि इंद्र जी 6 बहनों के साथ में रह रहे हैं। अब ये बात सप्तऋषि के कान में पड़ी। 6 ऋषि एकदम क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने क्या किया, अपनी 6 पत्नियों को श्राप दे दिया कि आज के बाद आप हमारे साथ नहीं रहोगी, चली जाओ दूर कहीं। और इस तरह दोस्तों कृतिका सप्तऋषि से अलग हो गई। खैर ये तो एक किंवदंती है, एक कहानी है, हमारे बुज़ुर्गों द्वारा हमें एक आसान शब्दों में एक आसान कहानी बनाकर समझाने की। हमारे नाना नानी, दादा दादी, हम जब छोटे थे तो हमको सुना कर सुलाया करते थे। लेकिन एक बात जो ध्यान देने लायक है वो ये कि इसी बहाने हमें तारागण इनके बारे में पता चलता था, है ना। तो दोस्तों एस्ट्रो फोटोग्राफी की शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्रुव तारा कितना महत्वपूर्ण है और उसे कैसे खोजा जाए, कैशोपिया के सहारे, सप्तऋषि के सहारे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ध्रुव तारा क्यों, और अब अपने माउंट को एस्ट्रो फोटोग्राफी करने के लिए, एस्ट्रोनॉमी करने के लिए अपने माउंट को कैसे सेट किया जाए। वैसे ध्रुव तारा क्यों, आपने पढ़ा होगा कि ध्रुव तारा जो है वो धरती के पोल पर है। जब धरती गोल घूमती है, जैसे ये ध्रुव है ये धरती है, तो धरती एक रोटेशन करती है अपने इस पे ही, लेकिन चूंकि वो पोल पर होने की वजह से क्या होता है कि हमें वो एकदम स्थिर दिखाई देता है। पृथ्वी तो घूम रही है, लेकिन चूंकि पोल स्टार अपनी जगह पर वहीं का वहीं है, एक पोल पर खड़ा है, इसलिए वो हमें घूमता हुआ नज़र नहीं आता। तो जब हम अपने माउंट को इस पोल स्टार के सहारे अलाइन करते हैं, तब जितने भी तारे हैं इनकी चाल के साथ में हमारा माउंट अलाइन हो जाता है। और इस तरह जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को, किसी भी तारामंडल को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारा माउंट उनकी तरफ ही दिखता रहता है ना। रोचक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।